हेलो। चलिए, आज का टॉपिक है फेडरलिज्म। आज का टॉपिक है फेडरलिज्म। चलिए, आज का टॉपिक है फेडरलिज्म। याद है पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी देखी थी। बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई थी? उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स कम कर दी और रीजनल गवर्नमेंट्स को वही पावर दे दी। अब रीजनल गवर्नमेंट के पास में पहले पावर्स तो थी, लेकिन सेंटर कभी भी वापस ले सकता था। लेकिन फिर 1993 में उनके साथ कुछ अलग सी घटना हुई। क्या हुआ कि 1993 में रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी। बेल्जियम एक यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम समझ गए, है ना। बेल्जियम एक यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम बन गया। अब समझो, ये चीजें उनके लिए इजी हो गई। ठीक है, किसी के आपस में लड़ाई वगैरह जो थी, सब सिस्टम उनको ख़त्म कर दिया इसने। और वहीं पर श्रीलंका में आज भी प्रैक्टिकली एक यूनिटरी सिस्टम ही रह गया था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पावर कहाँ पर है? नेशनल गवर्नमेंट के पास में। तो अब हम अगर बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में देखें, तो दोनों में से अच्छे से डेवलप्ड कौन रहेगा? नो डाउट बेल्जियम रहेगा, है ना। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर आपने ये समझ लिया होगा कि हमने जब ये दो चीज़ों के बारे में बात करी, बेल्जियम और श्रीलंका का केस, यहाँ पर जब पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी ने, सेंट्रल मतलब ऐसा समझिएगा, जब पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग अलग यूनिट्स, जैसे कि जिसको हमने स्टेट्स का नाम दे दिया, इनके बीच में अगर बांट दें, तो इसे हम फेडरलिज्म कह देंगे। मतलब कि अगर मोटा मोटी मैं समझाऊं, तो आपको सेंटर प्लस स्टेट्स के अंदर अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस चीज को समझने से अच्छी बात है, लेकिन अपने को एक मतलब प्रॉपर एक वर्ड के अंदर चाहिए हमको इसकी डेफिनेशन। इसलिए हमने कहा है इसको एक बार एक फ्रेम में, डेफिनेशन में फ्रेम करते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अगर हिंदी में मैं आपको चीज चीज का एक्सप्लेनेशन करूं, तो संघवाद, फेडरलिज्म का हिंदी में शब्द है संघवाद। तो संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संघटक इकाइयों के मध्य होता है। ठीक है, मतलब कि आप समझ लीजिएगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ एक चीज और हम पूछना चाह रहे हैं कि श्रीलंका तमिल लीडर्स ने श्रीलंका के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे? यूनिटरी सिस्टम या फेडरल सिस्टम? यूनिटरी सिस्टम से तो ऑलरेडी वो परेशान हो रखे हैं, इसलिए वो फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिएगा, यूनिटरी सिस्टम होता क्या है? एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, जब पावर किसी एक ही जगह पर कॉन्साइड होगा। मतलब क्या कि अगर हम ये देखें कि पावर या फिर गवर्नमेंट एक ही लेवल की हो, जिसके अंदर सब यूनिट्स या सबऑर्डिनेट्स काम नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझिएगा कि आप किसी और को ऑर्डर दें, आपके नीचे सबऑर्डिनेट वालों को ऑर्डर दें, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि सेंटर सीधा ऑर्डर देगा और स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है? अब वहीं हमारे पास में फेडरलिज्म वाला जो पार्ट है जिसमें हम कहते हैं फेडरल सिस्टम, उसके अंदर क्या होगा? तो सर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। समझ आया? ये जो ऑर्डर देने का जो पावर है, ये दोनों में से किसी के पास भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये इसके अंदर क्या है कि सेंटर भी और स्टेट भी दोनों सिर्फ जनता को जवाबदेह है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनता के ऑर्डर मानेंगे। ठीक है? तो इसलिए हम इसको समझें तो हम इसको आपको एक बेहतर तरीके से बता सकें, जैसे कि यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम में हुआ क्या? तो यूनिटरी सिस्टम के अंदर समझिएगा, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? वहीं पर फेडरल सिस्टम में क्या होगा? तो फेडरल सिस्टम का भी आप देख लीजिएगा कि फेडरल सिस्टम बहुत बेसिक सा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है? अगर मैं इसको आपको हिंदी में फिर से समझाऊं एक बार, तो एकात्मक व्यवस्था कहते हैं हम यूनिटरी सिस्टम को। तो एकात्मक व्यवस्था में या तो सरकार का एक ही स्तर होता है, ठीक है? और या फिर अगर इसका सब यूनिट मतलब उप इकाइयां भी हैं, तो वो केंद्र सरकार के अधीन ही है, अलग से नहीं है। ठीक है? वहीं संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ अलग से कुछ आदेश नहीं दे सकती। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब आपको एक चीजें क्वेश्चन में कई बार ये मिल जाएगा कि इन अ फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से एक बार सवाल में दोहरा रहा हूं, इन अ फेडरल सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत उत्तर है। और स्टेट सेंटर को नहीं, सीधा पीपल को आंसरेबल है, यहाँ समझ लीजिए, है ना? पीपल मतलब कौन? आप और मैं, है ना? यहाँ किसी भी आपको कोई ट्रैप वगैरह में नहीं फंसना है कि हाँ यार हो सकता है शायद होता ही होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, होता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या, अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा तो उसको करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ के अंदर में प्लीज़ इनके अंदर बिल्कुल भी मत फंसिएगा। और अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ लेके चलता हूँ कि चल क्लियर है स्क्रीन? हम्म। अब हम आते हैं कि फेडरलिज्म के अंदर हम 7 फीचर्स मानते हैं। कितने? 7 फीचर्स। 7 फीचर्स के अंदर से सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो है क्या? उसके टीयर्स, लेवल, लेवल मान लेते हैं हम, टीयर नहीं बोल के उसका लेवल्स। ठीक है? दूसरा अगर हम माने कि सर जो हर टीयर के ऊपर क्या सारा का सारा फोकस जनता पर ही है, लोगों पर ही है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, समझो, यहाँ पर क्या है, लेवल अगर हम दो तरह से माने, एक तो है सेंटर, ठीक है? एक है हमारे पास में स्टेट। जब इन दोनों ही केसेस के अंदर हम एक चीज नोटिस करेंगे, इन दोनों के पास में एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, वो उसको हम बोलते हैं जुरिसडिक्शन। क्या है? जुरिसडिक्शन। समझ में आया आपको? जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। मतलब कि वो लीगल दायरा है जहां पर उनका अधिकार चलता है, चाहे इस दायरे के अंदर वो कानून बनाए, टैक्स ले, एडमिनिस्ट्रेशन करे, कुछ भी करे। ठीक है? तो उस लेवल के ऊपर उनका एक दायरा है। ठीक है? समझ में आया आपको? मतलब ये क्या है? ये हमारा दूसरा पॉइंट हो सकता है जिसको हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है? तीसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता रहा हूं, पहला लेवल, दूसरा ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा ये ज्यूरिसडिक्शन का भी कुछ है क्या, लिमिटेशन वगैरह कुछ दे रखा है क्या? या जहां मेरा मर्जी वहां तक मेरा ज्यूरिसडिक्शन चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्यूरिसडिक्शन भी हमने कहां पर मेंटेन कर रखा है, उसको हमने मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ रहे हैं आप?
इतना बड़ा पोथा जिसको हमारे अंबेडकर साहब ने मिलकर बनाया हमारी पूरी टीम के साथ में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगी है पूरी, ठीक है, तो तकरीबन 2 साल से ऊपर हमने समय दिया है। तो उसके अंदर ये क्या किया है, तो यही इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें करी है, बहुत साफ साफ स्पेसिफाई किया है हर लेवल की सरकार की एग्जिस्टेंस, अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनली कहाँ तक है, ठीक है। इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस जुरिस्डिक्शन को मेंशन किया है ना। अब उससे बाद में आता है हमारे पास में कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी अपन ने देखा, ठीक है। अब ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव अपन कर सकते हैं क्या? बदलाव कर सकते हैं क्या? नहीं, यूनिलेटरल चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूनिलेटरल चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर बदलाव करना है तो दोनों लेवल पर कंसेंट मतलब कि सहमति चाहिए, उसके बिना बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बार के लिए यहीं तक हम एक बार आपको चीज़ें बता देता हूँ फिर से। इसको दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको एक बार कन्वे करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? हमने लेवल की बात करी, तो टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? सेकंड, डिफरेंट टियर गवर्न द सेम सिटीजन। जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूं मैं फिर से। डिफरेंट टियर गवर्न द सेम सिटीजन बट each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration, ठीक है। Now the third point, the jurisdiction of respective level is specified in the constitution, ensuring their existence and authority are constitutionally guaranteed, ठीक है ना। क्लियर? मतलब कि ये सारी चीजें हवा में नहीं है, सब कुछ ऑन ग्राउंड ऑन पेपर है। फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दे रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। समझ में आया? मतलब कि स्टेट या सेंटर जब भी कोई एक्सेस पावर में आ जाए और खुद को सोच ले कि नहीं मैं चेंज कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ सरकार के दो या इससे अधिक स्तर होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ठीक है। फिर से बताऊंगा, अब एक बार आप लोग ये मेंशन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर से वापस बता दूंगा सारी चीजें। पर हाँ, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र, विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, अतः उनका अस्तित्व और प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। चौथे पॉइंट पे चलेंगे, संविधान के मौलिक प्रावधानों को, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, इसके लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। इसके लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। सुना है आपको? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्या आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूनिलैटरली चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सिस्टम? क्या कर सकते हैं, क्या चेंज, ठीक है। अब मेरे को ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सिंगल या ऑल। बिल्कुल नन। क्यों? क्योंकि सिंगल लेवल नहीं है ना, तो अगर वो दो हैं तो बोथ द लेवल कंसेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ पर? चल,
अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बहुत इजीली हो जाता है, उसको हम बोलते हैं झगड़ा। झगड़ा होता है कई बार, ठीक है। अब ये झगड़ा कैसे, मान लो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर को लेकर एकदम से लड़ाई हो जाए, तो ऐसे टाइम में कौन बीच में आएगा? स्टेट और सेंटर दोनों आपस में लड़ने लग जाएं, तो इनको आपस में कंट्रोल कौन करेगा? बीच में एम्पायर कौन बनेगा? तो हमारा एम्पायर बीच में बनेगा कोर्ट। कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन और दोनों लेवल की पावर को इंटरप्रेट मतलब कि व्याख्या करने की पावर होती है, ठीक है। अपना सुप्रीम कोर्ट यहां एक एम्पायर की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसी का एम्पायर का जो डिसीजन आएगा वही मानना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहां पर आता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या? झगड़ा। झगड़े के अंदर झगड़े के अंदर कौन ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए हम इसको एक नया वर्ड देते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया है वो किसका माना जाएगा? तो याद रखिएगा, झगड़े के अंदर कौन आएगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब कोर्ट में भी कौन? सुप्रीम कोर्ट। थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, ताकि क्या, आप अगर बेसिक आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चल, सिक्स पॉइंट, फाइनेंस। झगड़ा मेजॉरिटी फाइनेंस से ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैसा, बिना पैसे कोई सरकार चलती है? नहीं। इसलिए हमेशा हम एक चीज देते हैं, क्या? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या? मतलब कि ऐसा समझो कि उनके कमाई के कुछ रिसोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज रहे, और वो रेवेन्यू सोर्सेज उनसे कोई छीन भी ना सके। समझ रहे हो आप? ठीक है। उनके उनको खुद को उम्मीद हो कि हाँ चलो मंथ एंड में मुझे यहाँ से इतना पैसा तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उसी को मैं आगे इन्वेस्ट करूँ, कुछ भी करूँ मेरे लिए, लेकिन मैं उसको आगे कहीं ना कहीं यूज कर सकूंगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हमने बहुत अच्छे से मेंशन करी है। क्लियर? अब आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है क्या? सातवां पॉइंट है एम। एम किस चीज का? कि सर एम है हमारे पास में फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का एक्चुअली में देखिए दो तरह के एम है ना। फेडरलिज्म में पहला तो क्या है? पहला एम ये कहता है कि सर कंट्री जो है वो यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड रहे, एकता, एकता को बचाए रखे, है ना। और दूसरा एम क्या कहता है? इसी के अंदर ये कह रहा है कि यूनाइट करने के चक्कर में आप ऐसा ना करो कि रीजनल डाइवर्सिटी ही खराब हो जाए, है ना। आप किसी और के जो डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास जो विविधता है अभी की डेट में, उसको आप खराब ना कर दो। इसलिए भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और ये दोनों ही चीजें हमको कहाँ से मिलती है? ठीक है, अगर मैं ये चीजें समझूं कि ये जो एम जो है ना, इस एम को कंप्लीट करने में कौन अपनी हेल्प करता है? तो इस एम को कंप्लीट करने में दो चीजें हेल्प करती है। एक तो है अपना म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, आपस का जो भरोसा है ना वो। और दूसरा है जिसके अंदर हम लोग कहते नहीं है लेकिन मानते यही है, वो है एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने का एग्रीमेंट। समझ रहे हो? मतलब कि भले एक दूसरे की शक्ल पसंद ना आ रही हो, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, एक साथ रहना है, हमको रहना ही है, ठीक है। दूर दूर हम जा भी नहीं सकते, और एक साथ हमको रहना भी नहीं, ठीक है। इसीलिए हमको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, और ये म्यूचुअल ट्रस्ट से ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बार पहले अपन पांचवा पॉइंट लिख लें, पांचवा, छठा और सातवां पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government
The highest court act as an empire if dispute arises. The highest court acts as an empire if dispute arises. 6 पॉइंट देखिएगा, ये हमने झगड़े वाली बात कर ली। अब आते हैं 6 पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर clearly specified clearly specified to ensure its financial autonomy. ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए बात कर ली हमने। 7th पॉइंट, फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ये हमारा एम या ऑब्जेक्टिव जिसको हम बात कर रहे थे। फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, while accommodating regional diversity while accommodating regional diversity। ऐसा नहीं हो कि आप रीजनल डाइवर्सिटी खत्म कर दें। An ideal federal system has both mutual trust and agreement to live together। ठीक है, चलिए अब हिंदी वाले बच्चों एक बार लिख लीजिएगा। 5वां पॉइंट लिखेंगे, अदालतों को संविधान अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। 6वां पॉइंट लिखिएगा, वित्तीय स्वायत्तता वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर की सरकार के राजस्व वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर की सरकार के राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। 7वां पॉइंट है, संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा व उसे बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। एक आदर्श संघीय व्यवस्था में आपसी विश्वास और साथ रहने की सहमति दोनों आवश्यक है। ठीक है, अब ये समझिएगा, ये जो आपने इतना इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया है ना, ये 7 फीचर्स आप पढ़े हैं, ये सब कुछ ये है, तो यही हमारे क्या है, फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स है और हमको फेडरलिज्म इसी से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा, अगर बाई चांस आपसे को पूछ ले कि फेडरल सिस्टम प्रमोट्स रीजनल डाइवर्सिटी, एसर्शन के अंदर आपको पूछ ले कि फेडरल सिस्टम प्रमोट्स रीजनल डाइवर्सिटी, लेकिन उसका रीजन क्या दे कि इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑल पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये सही है क्या? नहीं, याद रखिएगा, फेडरल सिस्टम पावर बांटती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। ठीक है, लेकिन रीजनल डाइवर्सिटी भी का भी ध्यान रखेगी, याद रखेंगे, है ना? क्लियर है? हाँ, अब जब स्टेट की पावर एकदम 50-50 होती है क्या, फेडरल कंट्री अगर आपने, चलो अपन ही बताते थे कि हमारी कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर है, तो क्या सेंटर और स्टेट की पावर 50-50 है? एग्जैक्ट बैलेंस पर है क्या उसका? नहीं। अब फेडरेशन के भी हमारे पास में 2 अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब पहला फेडरेशन क्या होता है? पहले फेडरेशन के पहला हम मानते हैं कमिंग टुगेदर। एक तो क्या है, कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? चलो पहले एक बार पहला पॉइंट, उसका दूसरा पॉइंट भी बता देता हूं आपको हाथ हाथ। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। क्लियर? ये दोनों पॉइंट हमने बहुत बेसिक से लिखे हैं। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है कि वो बाहर हैं, अभी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन खुद साथ में जुड़कर एक बड़ा यूनिट बना देते हैं। ठीक है, ताकि अपने सॉवरेनिटी को पूल करके सिक्योरिटी बढ़ा सके।
है ना? ताकि क्या होगा, इससे हमारा स्पेस एरिया बढ़ेगा, तो हम लोग पावर भी एक साथ ले सकेंगे। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको दिखता है यूएसए, ठीक है? और होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत बड़ा देश है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर उसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बना रखे हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बना रखे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल कहाँ का, इंडिया का, है ना? अब देखो हुआ क्या था कि हमारे पास जब यूएसए का एग्जाम्पल देखते हैं, तो वहां पर सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं, और इन लोगों ने साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट बनाई है, तो इसलिए इनका पावर क्या है, बराबर पावर रखता है, ठीक है? लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो हमारे पास में अपनी पावर को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को और नेशनल गवर्नमेंट को, उनको आपस में बांटा है, ठीक है? यहाँ पर हमने एक दूसरे से बराबरी नहीं करी है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको बांटा है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना कि सेंटर हमारे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है स्टेट्स के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्टेट के अंदर भी सबके पास में इक्वल पावर नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनको स्पेशल पावर दी जाती है, ठीक है? अब मुझे कौन बताएगा कि ये कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास स्पेशल अलग से पावर है? वो आप लोग प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? हम लोग क्लास में इसको और डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब आते हैं हमारे पास में, प्लीज इसको आप लिख लीजिए एक बार। फर्स्ट, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, डैश करके लिखिएगा। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together on their own on their own to form a bigger unit, to form a bigger unit, and retaining identity retaining identity to increase security, to increase security। एग्जाम्पल यूएसए, आप स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया भी डाल सकते हैं। Here all constituent states usually have equal power, here all constituent states usually have equal power and are strong are strong as the federal government। Second point, holding together federations, holding together federations, डैश करके लिखिएगा। A large country, a large country decides to divide its power, decides to divide its power between the constituent states, between the constituent states and the national government। Example, India, Spain, and Belgium। In this category, in this category, the central government tends to be more powerful and different constituent units may have unequal powers। क्लियर? अब हिंदी वाले एक बार बच्चों लिख लीजिए। पहले पॉइंट के हिसाब से लेगा, कमिंग टुगेदर को हम लिखते हैं साथ आकर, साथ आकर। और दूसरे वाले में हम लिखेंगे साथ लेकर, ठीक है? साथ आकर संघ बनाना, पहला लिखिएगा साथ आकर संघ बनाना। इसमें स्वतंत्र राज्य, इसमें स्वतंत्र राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने, अपनी सुरक्षा बढ़ाने तथा अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपनी संप्रभुता का विलय कर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। उदाहरण, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
इस श्रेणी में इस श्रेणी में सभी राज्यों के पास समान अधिकार होते हैं और वे संघीय सरकार के मुकाबले मजबूत होते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। साथ लेकर संघ साथ लेकर संघ बनाना। इसमें एक बड़ा देश इसमें एक बड़ा देश अपनी सत्ता को राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच बांटने का निर्णय लेता है। राष्ट्रीय सरकार के बीच बांटने का निर्णय लेता है। उदाहरण के तौर पर भारत, स्पेन, बेल्जियम। इसमें प्रायः केंद्र सरकार अधिक ताकतवर होती है तथा विभिन्न इकाइयों के पास असमान अधिकार हो सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सामने से। व्हाट मेक्स इंडिया एज ए फेडरल कंट्री? आपको यहां से खुद सोचना पड़ेगा क्या। अब एक बात बताओ मुझे, इंडिया एक्चुअल में फेडरल कंट्री है क्या? सोचो। ऐसा है कि आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। ठीक है, कहीं अपने यूज़ नहीं किया उसको, फेडरेशन वर्ड को। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन भले ये यूनियन बता रहा है, लेकिन इंडिया का जो यूनियन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही काम कर रहा है। ठीक है। कैसे काम कर रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अभी दो टीयर सिस्टम है। पहला तो है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में हमने एक थर्ड टीयर भी जोड़ लिया जिसको हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी कहते हैं। अब यहाँ देखो, जब हम ये आपको समझ में आया होगा तो इसके अंदर हमने एक और चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये जब सिस्टम बना था, तो हमने जब ये सिस्टम बनाकर देखा भी था तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि पावर कहाँ है। पावर कहाँ है और कहाँ तक है, हमने सब चीज़ें नोट बात बताई थी पहले भी। तो याद रखिएगा, पावर कहाँ है और कहाँ तक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर का जो बांटने का सिस्टम है उसको हमने तीन नाम दिए। पहला नाम दिया यूनियन लिस्ट, दूसरा नाम दिया स्टेट लिस्ट, और तीसरा नाम दिया कॉन्करेंट लिस्ट। अब जब यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यूनियन मतलब हम ये समझते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट, मतलब मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ जिनको हमको देखना है एज ए डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट रहेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, जैसे हमारा डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सारे के सारे पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान के अंदर तो गांधी जी का नोट पे फोटो चल रहा है ना, और हमारे वहाँ पर नेहरू जी चला है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए होती है यहाँ पर। तो इसलिए हमने कहा कि ये कौन देखेगा, ये हमारे देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट खुद। ठीक है। स्टेट लिस्ट कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? स्टेट गवर्नमेंट में वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे जो कि हमारे लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो है पुलिस, और दूसरा है ट्रेड। ये दो तो आप कम से कम एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद में भी हमारे पास में जैसे कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है। अब राजस्थान पुलिस का जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट है वो, माफ कीजिएगा, राजस्थान पुलिस का जो लॉ है, राजस्थान पुलिस के लिए कोई लॉ अगर बनेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, है ना। इस पर जो भी काम करना रहेगा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो सारे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब आते हैं
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम कर रहे हैं वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की बात करें हम, तो एजुकेशन की बात जब हम करेंगे तो ये किस में आएगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। इस एजुकेशन के अलावा भी हमारे पास कुछ सब्जेक्ट है क्या, कि हाँ सर फॉरेस्ट है। उसके बाद में हम और भी है, जैसे कि हमारे मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर दोनों ही यूनियन और स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, अगर झगड़ा हुआ तो क्या होगा, याद रखिएगा झगड़ा ऐसी चीज़ है कभी भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो झगड़ा होगा तो क्या होगा, तो सर एक चीज़ याद अपने दिमाग में अभी भी बना लीजिएगा कि अगर झगड़ा होगा तो यूनियन गवर्नमेंट का अपर हैंड रहेगा। यूनियन गवर्नमेंट को पहले मौका दिया जाएगा, उनका जो लॉ है उसको हम लोग माना जाएगा। ठीक है, अब एक दिन एक चीज़ और हुई, हमारे यहाँ पर एक नया ही सिस्टम आया। क्या सर, जिस टाइम हमारी ये क्या बोलते हैं हमारी लिस्ट बनी थी, तब हमारे पास में एक चीज़ नहीं थी, वो थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे जब हमने 1950 तक के टाइम के दौरान हमने ये बनाए थे, उस टाइम हमारे पास में ये नया एक टॉपिक ऐसा नहीं था। तो याद रखिएगा, जो भी टॉपिक जो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है, जो इन सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है, वो किस में काउंट किए जाएंगे, वो काउंट होंगे हमारे रेसिड्यूरी के अंदर। इसके अंदर काउंट करेंगे रेसिड्यूरी के अंदर। जो बचे कुचे जो है ना सब्जेक्ट्स, उन पर लॉ कौन बनाएगा, सर उन पर हमारा लॉ बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास में ये हमको थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग से क्यों रह गया, क्योंकि है उस टाइम हमारे पास अवेलेबल था ही नहीं, ऐसी कोई दिक्कतें आई नहीं, तो इसलिए हमने बनाया नहीं। ठीक है, नाउ एक बार हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली provided for a two tier provided for a two-tier system of government, union and state government, union and state government. Later on, later on, third tier, later on, third tier was added in the form of panchayat and municipalities. In the form of panchayat and municipalities, the constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers. First, union list, union list डैश करके लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, subject of national importance such as defense, banking, currency. Only the union government can make laws on it. Only the union government can make laws on it. Second है state list, contains subject of state and local importance. It contain subject of state and local importance. Police, agriculture, trade. Only state government can make laws on it. Now, third, concurrent list. Include subject of common interest, education, forest, marriage, etc. Both can make laws, but in case of conflict, the union law prevails.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी लिस्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर like computer software are residuary subjects and the union government legislates on them and the union government legislates on them. हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में तीसरा स्तर जोड़ा गया। अब इसके अपन सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। पहला लिखिएगा संघ सूची। संघ सूची, यूनियन लिस्ट को ही हम संघ सूची कहते हैं ना, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है। रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, करेंसी को मुद्रा ही कहते हैं। इन पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। इन पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय पुलिस, कृषि, व्यापार शामिल हैं। इन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट को हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची। इसमें साझा हित के विषय साझा हित का मतलब कॉमन इंटरेस्ट की बात करें ना। साझा हित के विषय जैसे शिक्षा, वन, विवाह शामिल किए गए हैं। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु टकराव की स्थिति में सरकार का कानून मान्य होगा। संघ सरकार का कानून मान्य होगा। और जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अवशिष्ट मतलब रेजिड्यूरी, जिन पर संघ सरकार कानून बनाती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा चीज़ों को और डिटेल में समझे। क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर होल्डिंग टुगेदर वाला जो केस है, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर वाला केस कौन सा, बिल्कुल इंडिया वाला, है ना। इंडिया के अंदर हमने कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि स्टेट की पावर भी इक्वल नहीं है। कैसे 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 बताओ। ऐसा है कि कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल स्टेटस दिए हैं, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। ठीक है, इनको हमने कुछ स्पेशल पावर दिए हैं। तो स्पेशल पावर कहीं लिखे हैं क्या कि सर आर्टिकल 371 इसमें लिखे हैं। आर्टिकल 371 के थ्रू हमने कुछ स्पेशल पावर दिए हैं और ये एक्चुअली पेक्यूलियर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दिए हैं। मतलब क्या कि अगर हम लोग इनके मूल लोगों के जो लैंड राइट्स है, कल्चर है, गवर्नमेंट जॉब्स है, इनके अंदर हमने थोड़ा सा इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है,
क्यों? क्यों? ठीक है? ये ऐसा हमने कहा है कि हम तो इवन ये भी कहते हैं कि भाई साहब अगर कोई इंडिया का है, वहाँ रेज़िडेंट नहीं है, वहाँ का परमानेंट रेज़िडेंट नहीं है, तो वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीदने देंगे उनको। ठीक है? तो क्या ये भी ठीक है या ठीक नहीं है? लेकिन ये एक्चुअली किया क्यों गया है? कुछ इनको स्पेशल स्टेटस देने के लिए। ठीक है? अब ऐसा है कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके पास पावर बहुत कम है। इतने छोटे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बना सकते। इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बना सकते, लेकिन दिक्कत ये है कि एग्जिस्टिंग स्टेट में मर्ज भी नहीं हो सकते, है ना? उनको किसी के अंदर जोड़ना भी एक हेडेक वाला काम है। इसलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, वो है यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी का, ठीक है? अब यूनियन टेरिटरीज़ कैसे? जैसे हमारे पास चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अपना खुद का कैपिटल दिल्ली है। इनके पास स्टेट वाले पावर तो नहीं होती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन्हें चलाने के स्पेशल पावर देते हैं हम लोग। ठीक है? याद रहेगा? चलिए, इसको आपको लिखवाऊँ या स्किप कर दें इसको? आप समझ तो गए होंगे किस चीज़? कोई दिक्कत नहीं, अपन एक बार एक काम करते हैं, हम मैं आपको कुछ चीज़ें एक बार बोल के बता देता हूँ, ठीक है? आप एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से समझ लीजिए इसको। कहीं कुछ चीज़ें कम हो, तो आप एक बार के लिए अपने कैप्शन ऑन करके देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको प्रॉपर वर्डिंग्स मिल जाएगी। क्लियर? चलो, ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन all the states in Indian Union do not have identical powers. States like Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special powers under Article 371 of the Constitution to protect indigenous land rights and culture. Non residents cannot buy land there. Areas too small to become independent states or merge with existing ones are called union territories, such as Chandigarh, Lakshadweep, and Delhi. They do not have the power of a state. They do not have the power of a state, but the central government has special powers in running them. हिंदी वाले बच्चे एक बार ध्यान सुनिएगा। भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको मूल निवासियों के भूमि अधिकारों और संस्कृति की रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। गैर निवासी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। उसके बाद लिखिएगा, जो क्षेत्र इतने छोटे हैं कि स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते और न ही किसी मौजूदा राज्य में मिलाए जा सकते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली कहा जाता है। इन्हें राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु केंद्र सरकार को इनका शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर है आपके पास में अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलिए, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं अगला अपना, इसी के अंदर अपने अगले भाग की तरफ। सर एक चीज मुझे बताइए, क्या पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो बदल सकती है? किसी स्टेट से पावर ले ले, किसी स्टेट से पावर दे दे, एक्स्ट्रा बढ़ा दे, सारा पावर सेंटर को कन्वर्ट कर दे, शिफ्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। देखिएगा, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है?
पार्लियामेंट अकेले इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती। अब अगर कोई कहे कि इसमें चेंज करना है, तो पहली चीज़ तो ये बहुत सख्त प्रोसेस हो रखा है, स्ट्रिक्ट प्रोसेस है ये, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो पहला है कि सर ऐसा है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसमें कम से कम 2 तिहाई बहुमत से पास होना पड़ेगा। अब क्या इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं। इसके बावजूद हमारे पास में इंडिया के जितने स्टेट्स हैं ना, उसमें कम से कम आधे स्टेट्स के विधानसभा से भी इसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है? अब कितने स्टेट्स हैं हमारे पास में वो आप काउंट कर लो। उसके एटलीस्ट आधे, कम से कम आधे तो होने ही चाहिए। और अगर कभी पावर्स को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाए तो कौन आता है? तो सर एक ही बंदा। कौन? हमारे पास में हमारा सुपर हमारा सुपरमैन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ऐसे टाइम पर हमको हेल्प करती है। पावर्स के बंटवारे को लेकर किसी भी डिस्प्यूट में फैसला या तो हाई कोर्ट कर लेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है? अब सरकार चलाने और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास टैक्स लगाकर रिसोर्स लेने की जरूरत पावर होती है। इन दोनों को अभी अपन ने कहा ही था कि इनको रेवेन्यू चाहिए होता है। तो रेवेन्यू के लिए ये कुछ नए टैक्स इम्पोज जरूर कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो इतना इनको पावर दे रखा है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिख देने से क्या फेडरल सिस्टम एकदम प्रॉपर सक्सेसफुली रन कर लेगा क्या? आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? नहीं। आप साल के पहले दिन ये एज्यूम करते हो कि नहीं, मैंने प्लेज कर लिया कि मैं इस साल ये काम करूंगा, तो क्या कागज पर वो जो लिखा हुआ है वो सारा कुछ आपने फॉलो कर लिया पूरे साल के एंड में? नहीं होता ना। बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसके असली सक्सेस जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को तो जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब क्या? कि हमारे जो फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म कैसे है कि सर लोकतंत्र से चल रही है। ठीक है? ये जो डाइवर्सिटी है, जो फेडरलिज्म को रखने की जो इच्छा है, ठीक है, जो रेस्पेक्ट के साथ हम लोग लेके चलते हैं, उसके कारण ही आज हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो इतना सक्सेसफुल है। हम लोगों ने बनाया है उसको सक्सेसफुल, हमारे लोगों ने बनाया है उसको सक्सेसफुल। ठीक है? हमारे इस लोकतंत्र ने बनाया है, हमारे राजनीति ने बनाया है। ठीक है? आप ही समझो कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, इसने बनाया है सक्सेसफुल। ठीक है? अब ये प्रैक्टिस में कैसे आया था? प्रैक्टिस में आया कैसे? तो समझिएगा कि सबसे पहले जब हमारा 1950 के आसपास हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है? तब हमारे पास में सबसे बड़ा एक टेस्ट था। क्या? कि सर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना चाहिए या नहीं? अब 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है? और कई पुराने स्टेट्स की बाउंड्री को बदलना पड़ा क्योंकि कई बहुत बड़े थे, ठीक है? कुछ को मर्ज किया गया, कुछ की लैंग्वेज के कारण कुछ चेंज हो सका, ठीक है? उन्होंने कुछ ने अपने कल्चर के हिसाब से कुछ लेकर आए। अब यहाँ हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, ठीक है? लैंग्वेज को कल्चर सॉरी लैंग्वेज पे करें, कल्चर पे करें या फिर कुछ अलग सा करें? क्या ऐसा कुछ कर दें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस भी ना देखने पड़े, लोग भी शांत रहें, है ना? तो हमने क्या किया, हमारे लीडर्स थोड़े से बहुत डरे हुए थे। मुझे लगा कि यार अगर हो सका कि अगर हमने किसी एक चीज़ पर स्टेट बना दिया और कल को वो स्टेट हमारे साथ जुड़ने से ही मना कर दे, तो क्या करेंगे? ठीक है? तो इसलिए हमने छोटी-सी चीज़ों को शांति से देखने की कोशिश करी। हमने देखा कि यार जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है ना, वो बनाने से फ़ायदा है या नुकसान है? तो उसको हमने फ़ायदे के रूप में देखा। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए, उससे हमारा देश टूटा नहीं। लेकिन जो स्टेट है, वो एक्चुअल में खुद यूनाइट हो गए, खुद एकजुट हो गए।
अब यहाँ जब वो खुद एकजुट हुए, एक स्टेट पूरा का पूरा एक मतलब बहुत बड़ा एरिया है, वो अगर यूनाइट हो जाता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। जब पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका प्रशासन चलाना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है ना? तब इस पे हमने देखा कि हाँ, नहीं इसको हमको इसी तरह से फ़ॉलो करना चाहिए। तो इंडिया ने फेडरेशन के लिए एक दूसरा बड़ा टेस्ट लिया, वो था लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब कि भाषा की नीति बनाई। उन्होंने कहा कि अब देखो, अब पहली चीज़ तो हमने ये नोटिस करा कि भाषा के बेस पे करें, लेकिन कितनी भाषाएँ भी बहुत सारी हैं हमारे पास में। तो हमने कहा कुछ ऐसी भाषाओं को चुना जिनको हम राष्ट्रीय भाषा भाषा का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन जब हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे यहाँ पर हिंदी ऑफ़िशियल लैंग्वेज को आइडेंटिफ़ाई किया हमने, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमारे हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं, वो मात्र 40% ही हैं। हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं या फिर हिंदी जिसकी मातृभाषा है, ठीक है? वो सिर्फ़ 40% है, और इससे क्या बाकी भाषा भी हमारी खत्म हो जाएगी? तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हमने हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब कि अनुसूचित भाषा का माना। ठीक है? तो तकरीबन हमारे पास में 22 लैंग्वेज हो गई। ठीक है? अब यहाँ पर हम इस पहले एक बार यहाँ तक लिख लेते हैं प्लीज़। ठीक है? सबसे पहले लिखिएगा, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रिब्यूटेड, the real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics, which ensured the spirit of federalism, which ensured the spirit of federalism and respect for diversity and respect for diversity. In 1947, in 1947, new states were created. New states were created to ensure that to ensure that people speaking the same language lived in the same state lived in the same state. Some states like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand were based on culture, ethnicity और geography. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा प्लीज। भारत में संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक की राजनीति की प्रकृति को दिया जा सकता है। इसने संघवाद की भावना और विविधता के प्रति सम्मान को सुनिश्चित किया। भाषाई राज्यों को निर्माण करने और संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों को बनाया गया। हालांकि हालांकि इससे देश एकजुट हुआ और प्रशासन आसान हुआ। चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू।